हेलो गाइस, मैं नाम डॉक्टर दीपक आंजना। और आज के इस वीडियो में हम जो एक स्ट्रगल स्टोरी आप लोग हमेशा एफएमजी की सुनते रहते हैं कि भाई बहुत सारे लोग एफएमजी करके आए, वहाँ से इन्होंने फिर डिग्री करके आए बाहर से और फिर इंडिया में आके जो उन्होंने स्ट्रगल किया। आज की ये जो स्ट्रगल स्टोरी है, मतलब आपने ऐसी स्टोरी बहुत ही कम सुनी होगी, क्योंकि कोई इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाता है कि वो स्टोरी सामने लाए पब्लिक के। तो आज हमारे साथ डॉक्टर दिवेंद्र भैया हैं। इनके साथ हम जानेंगे, मतलब इन्होंने जो इनकी एग्ज़ाम है वो 2013 में डिग्री लेके आए थे। उसके बाद इन्होंने 2014 में एक एग्ज़ाम दिया। उसके बाद इन्होंने 2015, 16, 17, 18, 19 लगभग 5 साल का गैप। और उस 5 साल के गैप में इन्होंने कितना क्या स्ट्रगल किया, सारी इनकी जो जर्नी थी, फिर कैसे इन्होंने वापस हिम्मत करी कि पढ़ाई वापस स्टार्ट करें। और वापस इन्होंने फिर 2019 में इन्होंने 20 में एग्ज़ाम पास करी। तो 5-6 साल का जो स्ट्रगल था, अब आज के इस वीडियो से आपको बहुत सारी सीख भी मिलेगी कि क्या जो इन्होंने जो स्ट्रगल किया उसके पीछे की ये सारी चीज़ें भी आपको बताएंगे, तो उससे भी आप सीखें और भी सारी जो चीज़ें जो इनका आउटपुट और इनपुट जो इनको मिले हैं वो सारी चीज़ें से हम सारे बात करेंगे। थैंक यू सो मच देवेंद्र भैया, थैंक यू। आने के लिए। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। जी, अब आपके बारे में थोड़ा सा आप कुछ बताएं कि आप अभी क्या कर रहे हैं। मैं सिर्फ डॉक्टर दिगेंद्र सिंह सोलंकी और मैं अभी एमओ की पोस्ट पर हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और मैटरनिटी विंग में काम कर रहा हूँ और ये मैं 2022 से कर रहा हूँ। जी। सो आपका आप कब एमबीबीएस करने गए थे और कहाँ गए थे और कैसे स्टार्ट हुआ। देखिए, मैंने सबसे मेरा जो एडमिशन लिया था 2007 में लिया था और 2007 बैच का हूँ। स्मॉलन से किया था मैंने और पास आउट हूँ 2013 में। 13 में। हाँ, तो जो मेरा पहला अटेम्प्ट था वो सितंबर 2013 का था और उस समय मैं उसको क्लियर नहीं कर पाया था और नेक्स्ट अटेम्प्ट देने की हिम्मत हो नहीं पाई मेरे से। जी। सो सबसे पहले अपन 2013 में आप डिग्री लेके आए थे और 13 में आपने सबसे पहला अटेम्प्ट दिया। जी तो उसमें का दिल्ली गौतम नगर में रहते थे उस टाइम पे। हाँ, उस समय मैं पूरा टाइम मैंने गौतम नगर में ही निकाला है। तो वहाँ पे क्या कोचिंग वगैरह कुछ ज्वाइन किया था। हाँ, वहाँ मैंने कोचिंग किया था पहले अटेम्प्ट के लिए। मिस ज्वाइन किया था उस मेस समय। ज्वाइन किया। हाँ, जी। और काफ़ी अच्छा पढ़ाई वगैरह हुई थी लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं निकल पाई और उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी करी जी, एक जो कुछ महीनों के लिए करी थी और हमारा फिर एग्जाम फरवरी में कैंसिल हो गया था। 2014 वाला एग्जाम कैंसिल हो गया था तो फिर उसके बाद से मैंने फॉर्म्स वगैरह देते रहा था, एग्जाम देते रहता था लेकिन फिर पढ़ाई नहीं करी मैंने। ठीक है। मतलब अभी जो एग्जाम होता है कि जून और दिसंबर में, पहले इनके टाइम पे जब था तब सितंबर और फरवरी में एग्जाम होता था। हाँ। ठीक है। तो जैसे आपने पहला अटेम्प्ट दिया, उसके बाद आपने दूसरा अटेम्प्ट दिया, वो भी उसमें ज्यादा पढ़ाई फिर पहले अटेम्प्ट में फिर कोचिंग पढ़ाई नहीं करी करी थी थी। और उसके बाद सेल्फ स्टडी आपने स्टडी करी। वो भी गौतम नगर में रह के ही करी थी। हाँ, वो भी गौतम गौतम नगर। नगर। तो जैसे आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट देने के बाद फिर आप घर आ गए। हाँ, मैं फिर फरवरी के बाद कुछ महीनों के लिए वापस से गया था ताकि दिसंबर में 2014 का एग्जाम दे सकूं और वो गौतम नगर में रहा था तो वहां पर नहीं कर पाया मैं, मतलब उतना सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं मिल पाया कि मुझे मोटिवेट हो सकूं क्योंकि मेरे ज्यादातर कलीग्स सभी लोगों का और हमारे ईयर का सबसे बेस्ट रिजल्ट था। अच्छा। मोर देन 80% स्टूडेंट्स पास हो पास गए हो गए थे थे। और मैं भी बहुत कम मार्जिन से रह गया था तो फिर वो काफी अकेले नहीं कर पाया मैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में 142 आए थे। हाँ, 142 आए थे। तो अब जैसे आपने वो जो छोड़ा, फिर आप जब घर आ गए, तो घर आने के बाद फिर आपने अगले जो 4-5 साल थे घर पे क्या किया आपने। उसमें मैंने दो काम किए। एक तो हम लोगों का फार्म हाउस है, ठीक है। तो हिंदी में कहे तो खेतीबाड़ी। तो मैंने 3-4 साल खेतीबाड़ी ही करी है। पूरा टोटली मैंने अपनी लाइन चेंज कर ली थी कि मुझे अब यही काम करना है बाकियों की तरह। पर कहीं ना कहीं वो डिमोरलाइज करते थे लोग, इतना पैसा वेस्ट कर दिया। कोई पेरेंट्स को बोलता था कि यार आपका लड़का है, इतना पैसा लगाया, बाहर से आ गया, कुछ नहीं कर सका। तो वो जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं हमेशा परेशान करती थी मुझे भी। मतलब ये था कि मैं कुछ भी काम करूं पर काम तो करना है, इट डजंट मैटर कि अपन क्या कर रहे हैं। सही बात है। अपनी लाइफ में हो सकता है कुछ कारण हो अपन नहीं कर पाए। तो मैंने जो भी काम घर पे किया वो सब अपना डेडिकेशन के साथ किया। तो लोगों को लगता था कि ये फेलियर है, मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है, पर वो मेरी चॉइस थी कि ठीक है मैं वो नहीं कर पाया अच्छे से तो मैं ये इसमें भी अच्छे से करूंगा और नो डाउट किया मैंने। सही बात है। फिर 2 साल एज ए स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर भी मैंने काम किया। अच्छा। पर वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को अपने सामने तो नहीं बोलते थे। हाँ। पेरेंट्स को जरूर परेशान करते थे बोल बोल के तो वो रिश्तेदार, दिखता था, खासकर समझ में रिश्तेदार आता ज्यादा था। करते थे। हाँ, जो आसपास के लोग सही होते बात हैं है। हाँ। रिश्तेदार वगैरह। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो चीजें पेरेंट्स के ऊपर दिखती थी, पेरेंट्स भी परेशान रहते थे पर वो अपने को नहीं बोलते थे। मेरे साथ सबसे अच्छी चीज हुई है कि मेरा जो सपोर्टिंग फैमिली स्ट्रक्चर है हाँ। वो बहुत पॉजिटिव रहा। हाँ। उसमें सबसे बड़ा रोल मेरे बड़े भैया का रहा। उन्होंने कभी मुझे इस चीज के लिए नहीं बोला कि तुमने कुछ नहीं किया है,
तो तुझे ये करना है या ये करना है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, फिर से करो, और जो करना है वो करो, बस सही काम करो, गलत लाइन नहीं पकड़ना है। यही हमारा मोटो था। तो अब मेरी एक ये सजेशन रहेगा कि सब अपने आप आसपास ऐसे लोगों को रखें साथ में जो आपको सपोर्ट करें आपके ड्रीम के लिए। सही बात है। और जो नेगेटिव हो ना उनसे अपने आप दूर हो जाओ, जो आपको नहीं समझते ना उनसे दूर हो जाओ, जो समझते हैं उनके आसपास रहिए। फिर उसके बाद मैंने कैसे न कैसे करके 2018 में मेरी शादी की बात चलने लगी। अब वहां पर भी बहुत स्ट्रेस कि अपन खुद सेल्फ अर्निंग है नहीं, लोगों को क्या बताएंगे, किस तरह से क्या करेंगे, तो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था। और जब फिर भी अवॉइड करते करते शादी हो गई। 2019 में ये हुआ कि अब क्या करना है, यही काम करें, बाहर जाते हैं, अब अपने को खुद लोगों को फेस करना होता है। तो लोग यही पूछते हैं कि आप क्या करते हो। सही बात है। फिर वो एक ही सवाल सबके सामने कि आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी, आप सब कुछ कर रहे हो, आपके सब कुछ है, फाइनेंशियली भी स्टेबल हो, पर सवाल यही है कि आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी। आप कितने लोगों को जवाब देते रहोगे उस चीज का। सही बात है। तो उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए बाद में ये हुआ कि नहीं यार, अब एग्जाम निकालना है और पढ़ाई करना है। तो जब मैं पढ़ाई करने बैठा पहली बार 2018 एंड में 2019 में मैंने मान लीजिए कि स्टार्टिंग करी पढ़ाई की। ठीक है। बहुत डिफिकल्ट था, लगभग सारा जीरो हो गया होगा तब तक। जीरो, बिल्कुल जीरो हो गया, कुछ समझ में नहीं आता था। आपने बुक खोली और आपको नींद आ जाती थी, टेंशन हो जाता था, डिप्रेशन आता था कि यार अभी तक छोड़ दिया है, कैसे होगा। मैं जिन लोगों के साथ में एग्जाम में बैठूंगा वो तो बहुत छोटे छोटे हैं। सही बात। मैं अलग ही दिखूंगा वहां पर। मैं कैसे करूंगा, फेस कैसे करूंगा, मैं किसी को भी फेस कैसे करूंगा वहां पे, मेरी ही फील्ड के उन लोगों को फेस कैसे करूंगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। पर सबको अपने आप को माइंड सेट कर करके, खुद को समझा करके, घर वालों को सपोर्ट लेकर के कि करना है, इन सब बातों का कोई मायने नहीं रखता है, थोड़ी देर के लिए रखता है, पर इन द एंड जो भी होगा अच्छा ही होगा। इस चीज के साथ, पॉजिटिव बिहेवियर के साथ कोशिश करी। तो पहली एग्जाम तो फेल हो गए वापस से इतने टाइम बाद 2019 में, क्योंकि मैजिक ऐसा नहीं होता है कि अपन ने दिया और पास हो गए और बहुत अच्छी स्टोरी बन गई, नहीं, फिर फेल हो गए। फिर और लगा कि यार, फिर मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे से एक बहुत अच्छी बात करी। मेरे आए 124 नंबर, उसने कहा 124 तो आ गए हैं, सही बात है, बच्चे कितने नंबर लाने के हैं, उतने ही सब्जेक्ट पर जितने में तेरे को सब इतने नंबर लाना है, तो कुछ भी करेगा इतने नंबर तो तू ले ही आएगा। सही बात है। उस बात को मैंने हमेशा याद रखा कि इतने नंबर तो मेरे आएंगे, बेस बन गया मेरा। और मैंने वापस से उस चीज को रिवीजन में कन्वर्ट किया, और कुछ जो सब्जेक्ट्स मुझे लग रहे थे कि हाई स्कोरिंग है और वीक है मेरे, उन पे मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा ध्यान देने लगा। सही बात है। और मेरे फाइनली मैंने दिसंबर में एग्जाम क्लियर कर लिया। अच्छा, सो अपने जैसे आपने जब पहला अटेम्प्ट आपने दिया तो फिर कैसे सोर्स कैसे ढूंढा कि अब क्या स्टार्ट करना है, तो क्या किस सोर्स से आपने पढ़ाई स्टार्ट करी वहां पे जाके? सोर्स कुछ नहीं, मैंने जो किताबें मेरे पास उस समय थी 2013 की, अच्छा, जबकि पैटर्न पूरा चेंज हो गया था। हाँ। मैंने सिर्फ एक बुक उठाई उस समय जो मेरे पास हुआ करती थी, कमल केवी की। अच्छा, वो बुक उठाई कि मुझे सिर्फ पढ़ना है, एटलीस्ट मैं रूटीन में तो आऊं कि करना क्या है पता ही नहीं है। सही बात है। तो उस बुक को मैंने सिर्फ रीड किया कि एक बार मैं सिस्टम में आ जाऊं। एफएमजी सॉल्यूशन टाइप की बुक? हाँ, एफएमजी सॉल्यूशन ही, हाँ एफएमजी सॉल्यूशन दीपक मारवा की है। और उसके पहले आती थी कमल केवी की एक बुक आती थी। उसके बाद आपने जब पहले दिया तब तो बिल्कुल ऑनलाइन था ही नहीं, जीरो ऑनलाइन। मैंने अटेम्प्ट दिया ना 2013 में, उस समय सेशन में 8 सेट बने थे। अच्छा, 8 सेट बने थे और 8 ऑन पेपर जो हम OMR शीट में देते थे। अच्छा, ऐसे मतलब पूरा पैटर्न ही बदल गया। मैं अलग एरा का था, ये एरा अलग हो गया। अब तो बिल्कुल ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया। मतलब मैं पूरी दोनों जनरेशन चेंज हो गई, वो भी और पढ़ाई भी पूरी ऑनलाइन हो गई, पढ़ाई भी पूरी ऑनलाइन हो गई। सही बात है। उस समय इतने वो नहीं आते थे, क्या बोलते थे, अपने इमेजेस नहीं आते, मतलब बहुत सारा पैटर्न डिफरेंट हो गया। वो पैटर्न ऑफलाइन मोड में कैसे सारी इमेजेस वगैरह देंगे? सही बात है। फिर मैंने उन्हीं सर को, कमल केवी जो है, उन्हें मैसेज किया कि सर मैं 6 साल पुराना ड्रॉप आउट हूँ, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, अब मेरे को हिम्मत नहीं है कि मैं कर पाऊंगा। और मैंने ऐसे ही मूड में व्हाट्सएप कर दिया। और मुझे कभी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वहां से कोई रिप्लाई आएगा। सर का रिप्लाई आया कि कोई बात नहीं, तुम ये बुक पढ़ो। इसके बाद उन्होंने मुझे गाइड किया कि जो भी पीजी के बुक्स होते हैं, अब उसमें से थोड़ा थोड़ा टारगेट कर लो कि कितने नंबर आपको लाने हैं और वो पढ़ो। और ये मेरे लिए गेम चेंजर था कि मतलब वो सर का मैसेज मेरे लिए आना। सही बात है। और वो आज तक मेरे पास मैसेज है उस चीज का कि, और उन्होंने जो मेरे को गाइड किया कि आपको इस तरह से पढ़ना है, ये किताबें ले लो,
और पढ़ो। अब किताबें तो ले ली, पढ़ाई करने बैठते थे, डिफिकल्टी आती थी, और क्या होता उस समय डिस्ट्रैक्शन ये होता था कि छोटी सी चीज को लेके उसमें डेप्थ में जाना चाहते हैं अपन। पूरा ही कर लेते हैं, पूरा ही करना कोशिश करते ये हैं, छूट रहा है वो छूट रहा है, ये छूट रहा है। उस समय अपने आप को रोकना होता है कि हम कैसे अपने आप को रोके कि नहीं, हमको डेप्थ में नहीं जाना है, हमको उतना ही फोकस होके पढ़ना है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ये हम क्या करते हैं कि जो हमको पढ़ना है ना, हम उसी में डेप्थ में चले जाते हैं, हमें डेप्थ में नहीं जाना है, हमें अपने आप को रोकना होता है। आपको याद भी तो करना है फिर वो चीजें। सही बात है, अपने आप को रोकना होता है हमें कि नहीं यार, इसके आगे हमें नहीं जाना है। सही बात है। तो उसके बाद मैंने वो सारे बुक्स का स्ट्रक्चर डिसाइड किया, और फिर पर आपने सारा बुक से स्टार्ट किया, जबकि उसमें कोचिंग वगैरह सब चल रही नहीं, सेल्फ स्टडी करी मैंने, और फिर बुक से करी। इसके बाद मैंने फिर कोई कोचिंग नहीं करी, कोई ऑनलाइन कंसंट्रेशन नहीं लिया, सिर्फ बुक से पढ़ी और अपना ही सेल्फ स्टडी सारा। पूरे 90 सब्जेक्ट की बुक्स वगैरह लेके? 19 की बुक सारी। इसमें ज्यादातर आपके पास वो 2013 वाली बुक्स थी? हाँ, कुछ ही आपने इस टाइम पे नहीं ली? हाँ, फिर लेकिन मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गया मेरा 19 का, तब मैंने सारे नए बुक्स लिए जो पीजी के स्टूडेंट्स अच्छा ठीक देते हैं। शॉर्ट सब्जेक्ट्स हो गए अपने। पर बुक्स में मटेरियल तो इतना ज्यादा था, फिर मैंने उसमें कोशिश किया कि जो हाई यील्डिंग पॉइंट्स होते हैं, उसमें बुक्स में मार्क्स होते हैं, कहीं कहीं वो डॉक्टर्स के सजेस्ट होते हैं, तो जो अपने ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्स सर्जरी और शॉर्ट सब्जेक्ट्स हो गए, इनको फोकस किया, मतलब टारगेट करके स्टडी करी मैंने। ऐसा भटका नहीं मैंने। 300 नंबर के लिए नहीं पढ़ाई करी कि अपने को 150 लाना है, उसके लिए उसमें से अपन ने एक अटेम्प्ट में 124 आ गए, तो अपने को बाकी 26 नंबर के लिए अपन ने पढ़ाई करी। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि, क्योंकि अपन उस लेवल पे अपन को अपने आप को जज करना होता है कि हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है। सही बात है। हमें पास होना इम्पोर्टेंट है, हमें एक्सप्लॉइट नहीं होना है, अपने आप को और ज्यादा नहीं करना है, हमें पास होना है। अब उसके बाद एमसीक्यू सोल्व वगैरह कैसे करते थे उसमें? एमसीक्यू जो बुक्स के होते थे, मैं उन्हीं को रीड कर देता था। एक बार में करीबन 50-60 कर लेता था, नोट कर लेता था, बाद में आंसर चेक करता था, फिर आइडिया लगा। तो अगर मुझे लगता था कि आंसर्स गलत हैं, तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन रीड करता था। ठीक है। और अगर किसी को डाउट होता था तो उसका भी एक्सप्लेनेशन रीड करता था। और मेरा फोकस होता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करूं, बजाय कि मुझे नहीं आ रहा है तो उसको समझने में फोकस नहीं करता था। रिवीजन, आपने देख लिया क्वेश्चन किया, रिवीजन एटलीस्ट 3 रिवीजन कर लो आप आपके 6 महीनों में। पहले में टाइम लगता है, सेकंड में टाइम नहीं लगेगा। और मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने इतनी सारी एग्जाम दी है बार बार, मतलब मैंने पढ़ाई जब की नहीं वो अलग है, लेकिन एग्जाम दिए ना, एग्जाम देते थे तो क्वेश्चंस वही आते हैं, टॉपिक सेम, लगभग टॉपिक क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं। जब आप एग्जाम में देखोगे ना, तो आपको रियलाइज हो जाएगा यार मैंने कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली पढ़ा है। सही बात है। तो बजाय डेप्थ में जाने के, कंटेंट पे फोकस करने के, जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है वो नोट कर लो और उन्हीं पे आप ज्यादा फोकस करोगे तो वो ज्यादा बेटर है। तो आपने जैसे पहले जो एग्जाम आपने दी, जैसे 2013-14 में, फिर आपने जब 19 में जब एग्जाम दी, तो कितना डिफरेंस आपको लगा चीजों में? क्या क्या डिफरेंस? नहीं, डिफरेंस तो काफी है। अभी पहले इजी होता था ज्यादा, पहले वन लाइनर्स ज्यादा, मतलब वन लाइनर्स का एक्सप्लेनेशन था। हाँ, अभी मुझे लगता है कि वन लाइनर्स नहीं आते हैं, अब क्लिनिकल ज्यादा आते हैं, पूरा केस सिनेरियो ज्यादा आता है, इमेजेस बेस्ड ज्यादा आता है। उस समय वन लाइनर्स होते थे, तो अगर आपको आता है तो आता है, आपको नहीं आता है तो नहीं आता है। लेकिन आप सोच सकते हो, क्लिनिकल में आपको थोड़ी हेल्प मिल जाती है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प मिल जाती है। तो और लेकिन ये चीज है, 150 नंबर आप ला सकते हो। हाँ, मेन वही चीज है। आपको इसके लिए मतलब 150 हर किसी के लिए, 300 के पीछे भागने नहीं है, वो सबसे बड़ी दिक्कत उसी में आती है। आपको पास होने के लिए जितना बेसिक नॉलेज है ना, इतने क्वेश्चन तो उसमें ऐसे होते हैं जो हर कोई कर सकता है। और मेन माइनस मार्किंग नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी चीज वो है। 150 नंबर के लिए इतने क्वेश्चंस आते हैं कि आप कर सकते हैं। सही बात है। और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो 130-35 तक आ जाते हैं। आपको जो मेहनत करनी है वो सिर्फ 20 नंबर के लिए। ज्यादातर उसी में फेल होते हैं जो पढ़ने वाले लोग होते हैं। 20 नंबर के लिए आपको मेहनत करनी है। सही बात है। मेरे खुद के बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो पिछले 3-4 एग्जाम से 148-147 से जाके अटकते हैं, वो सारी चीजें। तो आपको अपना वीक पॉइंट डिसाइड करना है और हाई यील्डिंग डिसाइड करना है कि यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। 19 पे मत करो आप फोकस के, 19 अच्छे करने हैं, बाकी को नॉर्मल रखो, बट एटलीस्ट 14-15 सब्जेक्ट भी अगर आप करते हैं और कोशिश करो कि हर सब्जेक्ट में आप 70 to 80% स्कोर कर लो। सही बात है। अगर 10 जो करें एटलीस्ट सब्जेक्ट वो अच्छे से करो। लगा के शॉर्ट सब्जेक्ट में से 10 क्वेश्चन आते हैं तो एटलीस्ट आप टारगेट करो कि 7 क्वेश्चन, 6 या 7 आप हर सब्जेक्ट के, क्योंकि आप 2-4 नंबर से ही फेल होते हो। जब आपके 140 से 150 के बीच में अगर चीजें आती है तो वो तो है ही सही। बिल्कुल सही बात। आपने जब 2014 में फिर आपने सोचा कि यार अब छोड़ देते हैं, घर चलते हैं, सारी चीजें, तो उसके बाद आप जब आए घर पे, सारी चीजें आपने करी, बहुत बार ऐसा फेस भी आया होगा बीच में कि यार, मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसे जो सुसाइड कर लेते हैं। हाँ, तो आपकी भी ऐसी कोई कंडीशन सिचुएशन आया कि यार अपन पहले तो वर्थलेस फील होता है। हाँ, यार अपन ये क्या कर रहे हैं। सही बात है। तो बहुत ये होता है कि यार अपन कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
तो इसमें कहीं ना कहीं डेफिनेटली मेरे को भी ये सारी चीजें हुई, ये करना चाहिए। लेकिन उस दौरान मैंने साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, सही बात, क्योंकि खुद डॉक्टर हूँ। हाँ, तो बजाय वो नेगेटिव अपन, सही बात, मान लो कल को अगर अपन अच्छे डॉक्टर्स होते हैं तो अपन किसी को ये थोड़ी सजेस्ट करते हैं, सही बात, अपन सजेस्ट करते हैं ना कि आप साइकियाट्रिस्ट के सही पास बात जाओ। है। तो वो मैंने अपने आप पे इम्प्लीमेंट किया। मैंने साइकियाट्रिस्ट ढूंढा, और ऐसा नहीं कि मुझे एक बार में मिल गया। हाँ, मैं उसके लिए भी मेरे को स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि सामने वाला भी डॉक्टर उतना होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी standards चाहिए, है। हाँ। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सही बात है। तो करीबन मैंने साल भर वो भी ट्रीटमेंट लिया, एंटी डिप्रेसेंट का भी, अच्छा, ठीक है। कि ये सारी चीजें ना बढ़े। और उसमें मैं वही चीज आखिरी में कहूंगा कि सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। सपोज, सही बात, अगर आपने किसी को बोला है कि यार मेरे को ये दिक्कत हो रही है, तो सामने वाले ने समझना चाहिए, उसने नहीं यार कुछ नहीं, ये फालतू बात है, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है, और अगर किसी ने ये बोला ना, तो उससे दूर हो जाओ। सही बात, कोशिश करो कि सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ढूंढे आप। सही बात, बस उस चीज का सोल्यूशन आना चाहिए ना, कम से कम। सही क्योंकि अगर आपको तकलीफ है तो जेन्युइन है, सामने वाले को समझना चाहिए उस बात को। और अगर वो नहीं समझे तो वहां से रहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात चीज है। क्योंकि ये बहुत साइकेट्रिक कंडीशन बहुत कॉमन है आजकल तो बहुत ज्यादा प्रेशर हो गई बहुत सारी होता है, चीजें। लोग बहुत परेशान करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और कहीं ना कहीं आपको वर्थलेस फील होता है। वही बात, मैं इसलिए ज्यादातर लोगों को बोलता हूँ कि मतलब लोग यूपीएससी एग्जाम को बहुत टफ बताते हैं सारी चीजें, बट मैं यूपीएससी एफएमजी को यूपीएससी से भी ज्यादा टफ और ज्यादा उसमें इसलिए मानता हूँ कि यूपीएससी में उस इंसान ने उसके सिर्फ 3-4 साल दिए हैं, भले उसका नहीं होगा तो कोई बात नहीं। यहाँ आदमी ने उसकी, एक मिडिल क्लास आदमी ने उसकी 30-40 लाख उसकी इनकम भी दी है यहाँ पे, तो उसका सब कुछ एक बेस था, वो चला गया वहाँ पे। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अपन जब एफएमजी करके आते हैं, हाँ, अगर हमने एफएमजी क्लियर नहीं करी तो हम ग्रेजुएट ही नहीं होते। 12 पास है, हमारे 6 साल गए, हमारा पैसा गया, सही बात है। और ऊपर से जो एक्सपेक्टेशन रहती है सोसाइटी की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप भी फर्स्ट डॉक्टर, घर के फर्स्ट डॉक्टर थे, ज्यादातर फर्स्ट डॉक्टर नहीं, मैं छोटा हूँ तो मेरे पहले पहले डेंटिस्ट वगैरह मेरे डेंटिस्ट घर वगैरह, और दूसरी फील्ड के हैं। हाँ, एमबीबीएस में नहीं थे। हाँ, एमबीबीएस में नहीं थे, मैं मेरे फैमिली का पहला एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। हाँ, सो जैसे अभी क्या है कि अब पहले जब आप गए थे जब कॉलेज पढ़ने के लिए, तो उस समय तो ऐसा क्या है कि ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म थे ही नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अब की सिचुएशन में तो बहुत अच्छी कंडीशन हो गई कि जब भी बाहर जाते हैं तो उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से वो लोग एग्जाम के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, और उस वजह से बढ़ भी रहा है कि पासिंग परसेंटेज बढ़ भी रहा है लोगों का, वो सारी चीजें। आपके टाइम आपको क्या लगता है कि कॉलेज टाइम में क्या ऐसी कुछ गलतियां हुई जो अपने कुछ भी जूनियर्स ना करे वो गलतियां? हाँ, देखो, मेरे कॉलेज में जो हम थे, हम लोगों के पास ये नहीं पता था कि हमें पढ़ना क्या है। हाँ, सही बात है। आज आप लोगों के पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, सब्जेक्ट्स है, सही बात है, आपके पास टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्वेरी देते हैं। हमें तो यही नहीं पता था कि हमें पूछा क्या जाएगा। सही बात है, तो आज अपने को गाइड करने वाले बहुत सारे लोग हैं। उस समय हमें गाइडेंस इतना नहीं था, हम सिर्फ गौतम नगर में आते थे, तब हमको मालूम पड़ता था कि अरे बाप रे, इतनी बुरी हालत है। सही बात है। उसके पहले तो मजे ही मार रहे होते हैं। हाँ, ज्यादातर कॉलेज में ही होता है। मतलब आज क्या है कि फर्स्ट ईयर से ही आपके पास है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको वो दे रहे हैं कि आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप ये पढ़ाई करो, सेकंड ईयर में हो आप टारगेट लेके चल रहे हो कि हमें 6th ईयर में आके एग्जाम क्लियर करना। सही बात है। हमें तो मतलब उस समय इतना कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। सही बात है। मैं जब पहली बार गया था तो मेरे पास N72 था, तो अब सोचिए उस समय में और इस समय में बहुत डिफरेंस है। उसमें तो ऑनलाइन सारी कुछ था ही नहीं, देखा जाए तो कुछ भी नहीं था, आपको पता ही नहीं होता था क्या करना है। आज तो बहुत सारे ऑप्शन है, और अगर कोई भी चीज हो तो आज तो आप ऑनलाइन लिख दो ना, तो आपको लोग जवाब सपोर्ट करने आ जाते हैं। बहुत सारे आपको मिल जाते हैं लोग, टीचर्स भी आजकल गाइड कर देते हैं। आपका चैनल है ही सही गाइड करने के लिए। थोड़ी बहुत हम कोशिश कर रहे हैं कि भी एफएमजी जो जर्नी है लोगों की वो इजी हो जाए, क्योंकि मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत परेशान होते रहते हैं, जो उनसे बात करते हैं तो फील होती है एनर्जी। वो तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बात कर लेते हैं, बट कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जो ना किसी से बात कर पाते हैं और सबको लेके। जब मैं आपको पहली बार मिला था इंटर्नशिप में, उस समय में बहुत उस कंडीशन में था कि मतलब मैं जिन लोगों ने एडमिशन भी नहीं लिया था, मैं उन लोगों के साथ इंटर्नशिप कर रहा हूँ। सही बात है। तो मुझे हमेशा वो चीज कहीं ना कहीं मैं इतना मोटिवेटेड रहता था, लेकिन फिर भी नेगेटिव तो लगता ही था कहीं ना कहीं अंदर मन में। तो जब मैं आपसे पहली बार मिला ना, और जब आपने ये बात बताई कि अरे आप तो बहुत ही मोटिवेटेड हो, सही बात है, आपकी वजह से काफी लोगों को इंस्पिरेशन मिल सकता है यार, तो मेरे को काफी लगा कि यार नहीं, चलो कुछ तो और पॉजिटिव साइड जो आपने देखी ना, वो मेरे को मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगा। वही चीज है।